सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम करंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर करना हमें इन स्टेटमेंट्स को विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है, जो सेक्शन 69A है आईटी एक्ट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू ब्लॉक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है गवर्नमेंट वो ब्लॉक कर सकती है। ठीक है, जब यहाँ पे ज़रूरत पड़े। तो इसमें कुछ ग्राउंड्स हैं किस वजह के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाएगा। क्या इसमें पब्लिक ऑर्डर भी इंक्लूड है, रिसेंटली टेलीग्राम को जैसे ब्लॉक किया गया। नो, स्टेटमेंट सेकंड, आईटी एक्ट डिफाइन करता है इंफॉर्मेशन को, इसमें डाटा, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एंड डाटा बेसिस। क्या जो आईटी एक्ट है इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें डाटा है, कोड्स है, कंप्यूटर है, प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर और डाटाबेस, ये चीज़ें इंक्लूड है। क्या आईटी एक्ट के पास प्रोसीजर नहीं है जब हम इंफॉर्मेशन के एक्सेस को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट फोर, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव अ हियरिंग बिफोर अ ब्लॉक। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कि यहाँ कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर ऑल दी फोर। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, देखते हैं आपका स्कोर कितना आएगा, कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हो। तो वहीं अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ओनली थ्री। यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड गलत है। तो आईटी एक्ट में प्रोसीजर्स अच्छे से हैं वाहिल ब्लॉकिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई बात समझ में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर है अंडर रूल नंबर 8। ठीक है, इसमें यहाँ पे हियरिंग की रिक्वायर होती है बिफोर अ ब्लॉक। रूल नंबर 9, इसमें यहाँ पे ऑर्डर को इशू करना पड़ता है, इंटरिम ऑर्डर इन एन एमरजेंसी। ठीक है, विद ए हियरिंग एंड देन कंफर्मेशन होती है बाय कमेटी। ठीक है, जिसको कंस्टिट्यूट किया जाता है अंडर रूल 7। आई बात समझ में। बाकी हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ये करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, और 4 वाला भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम को ब्लॉक किया, नीट जो री एग्जामिनेशन था उसको लेकर। ठीक, तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिफेक्शन। जो डिफेक्शन होता है उसके रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। कोई एमपी होता है, ठीक है, वो पार्टी छोड़ देता है, पार्टी मेंबर्स को छोड़ देता है। ठीक, गिव अप करता है पार्टी को, पार्टी की मेंबरशिप को, तो उसको हम हिप बोलते हैं। ठीक है, डिफाइज ए हिप। तो क्या ये यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर द 10th शेड्यूल, और जब वो पार्टी मेंबरशिप को छोड़ेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये तो पता ही है ना। सेकंड क्या बोलता है, मेंबर ऑफ एन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, जब ये मिर्ज होगी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, तो क्या ये जो एमपी स्टेटस है वो बरकरार रहेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट लेस देन 1/3 members of the legislative party have agreed to such measure। अगर 1/3 मेंबर्स ये बताएंगे कि हम मिर्ज हो रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, क्या जो एमपी स्टेटस है वो यहाँ पे बरकरार रहेगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियर 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली 1। ठीक है, 1 वाला करेक्ट है। अगर वो पार्टी मेंबरशिप को छोड़ता है, किसी और पार्टी से चला जाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर द 10th शेड्यूल। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स जब पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिर्ज होंगे, तो तब उनका एमपी स्टेटस बरकरार रहेगा, अदरवाइज ये स्टेटस ख़त्म हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉट साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ में वो दो एडजेसेंट यूनियन टेरिटरीज का, या मिसाल के तौर पर दूसरी कोई एडजेसेंट यूनियन टेरिटरीज है उसका गवर्नर या उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। स्टेटमेंट थर्ड, प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डिनेंस क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ओनली वन। ठीक, अगर हम बात करें स्टेटमेंट वन की, तो हर एक यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट विद इन एक उसका अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि गवर्नर एलजी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके थ्रू। ठीक, गवर्नर अगर किसी स्टेट का है तो ये एक्ट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर एडजेसेंट यूनियन टेरिटरी का भी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू लेजिस्लेचर को क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, आई बात समझ में? अंडर आर्टिकल 239A किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 239A, इसमें क्या हो सकता है, पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ। ठीक है, सर्टन यूनियन टेरिटरीज के लिए। आज अगर हम बात करें पुडुचेरी, ये प्रोविजंस फिर हमने दिल्ली को भी दिए, इसमें दिल्ली को भी कवर किया और जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर किया। इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करना हमें इन स्टेटमेंट्स को रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड आवर साइट ऑफ द प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये इम्प्लीमेंट करती है PMKY को ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आई बात समझ में? ये छोड़ो। स्टेटमेंट सेकंड, कैग जो है वो ऑडिट करता है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना को और आइडेंटिफाई करता है ये डिफिशेंसीज को, जैसे कि वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इनइफेक्टिव सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, कंप्रोमाइज्ड बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन प्रोसेसेस। जो भी डिफेक्ट होते हैं कैग का काम होता है ऑडिट करना। कैग ने रिकमेंड किया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना का उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए फ्रॉम NSDC, ठीक है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरपोरेशन, यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन को टू दी स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, ताकि इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। तो कौन से कंक्लूजन अबो स्टेटमेंट्स के हिसाब से करेक्ट है? क्या यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इंक्लूडिंग स्टेटमेंट टू? क्या यहाँ पे टू करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दैट आर स्टेटमेंट 1 एंड 3, या यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर सब स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसमें हमारा स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है, यानी कि वन वाला करेक्ट है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये इम्प्लीमेंट करता है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना को ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो कैग इसका काम है ऑडिट करना, डिफिशेंसीज को आइडेंटिफाई करना, वीक मॉनिटरिंग को आइडेंटिफाई करना, इनइफेक्टिव स्टेट सेंटर जो कोऑर्डिनेशन है उसको मॉनिटर करना, बेनिफिशरीज की जो वेरिफिकेशन है उसको देखना। लेकिन कैग ने ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी कि PM कुशल विकास योजना को ट्रांसफ़र कर दिया जाए फ्रॉम
नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की ओर। ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया, इस वजह से स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू दी डिबेट्स जो कि कंस्टिट्यूंट असेंबली में हुई थी ऑन राइट टू वोट के रिगार्डिंग, तो कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट्स को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसने मतलब फेवर किया था कि राइट टू वोट जो है इसको फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अपोज किया कि राइट टू वोट जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए, और इसने ये बताया कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये अपने आप में सफिशेंट है। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट थे? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियर वन नॉर टू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सपोर्ट किया था कि जो राइट टू वोट है इसको फंडामेंटल राइट कर देना चाहिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है बस यही काफ़ी है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना स्कोर बताना कि आपके कितने MCQs करेक्ट हुए। ठीक है, 5 में से कितने करेक्ट गए। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।